हेलो दोस्तों, लेकर आ गई हूँ आपके लिए एक और बहुत ही जबरदस्त चाइनीज मूवी। बट बिफोर वी स्टार्ट द मूवी, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि प्रोविजनल ग्रुप की तरफ से एक कार रेस अरेंज की गई है और इस कार रेस को जीतने वाला ही प्रोविजनल ग्रुप का नया ड्राइवर होगा। कंपनी का मैनेजर बताता है कि हमारी तरफ से जीतने वालों को एक कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि 3 मिलियन युआन का इनाम भी दिया जाएगा। इस रेस के लिए हमारी कंपनी ने 3 महीने वेट किया है ताकि सभी प्रोफेशनल ड्राइवर्स इसके लिए अप्लाई कर सके। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास लिन ग्रुप के मिस्टर लू भी मौजूद है। अपने व्यूअर्स को बताते चले कि इस रेस को लाइव ब्रॉडकास्ट भी किया जाएगा ताकि आप सब इस रेस को एंजॉय भी कर सके। होस्ट की तरफ से क्लेम किया जाता है कि आज की ये रेस काफी इंटेंस होने वाली है। तभी वहाँ पर एक और गाड़ी आ जाती है जिसको देखने के लिए सभी लोग काफी क्यूरियस थे कि आखिर इसमें कौन हो सकता है। लेकिन गाड़ी से उतरने वाली कोई और नहीं बल्कि माय है, जो खुद इस गेम की ऑर्गेनाइजर और इसके कंपटीशन का हिस्सा भी है। होस्ट बताने लगा कि माय सिर्फ कंपटीशन का हिस्सा ही नहीं बल्कि आज उसके पास अनाउंस करने के लिए एक बहुत बड़ी न्यूज भी मौजूद है। इसके साथ ही माय अनाउंस करती है कि आज जिसने मुझसे ये रेस जीत ली वो न सिर्फ इसका विनर होगा बल्कि मैं उससे शादी भी करूंगी। सीन शिफ्ट होता है तो हम मिस्टर नव को देखते हैं जो कि एक टैक्सी ड्राइवर है और अपनी टैक्सी में बैठे हुए वो अपना खाना एंजॉय कर रहे थे। तभी एक पैसेंजर गाड़ी में बैठते हुए कहने लगी कि मुझे बहुत ज्यादा जल्दी है, प्लीज मेरी इमरजेंसी समझने की कोशिश करो। अगर तुम मुझे डेस्टिनेशन में 10 मिनट तक पहुंचा सको तो बहुत अच्छा हो जाएगा। जिस पर वो कहने लगा कि मैं तुम्हें उससे भी पहले पहुंचा दूंगा, लेकिन तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि अगर मैंने तुम्हें टाइम पर पहुंचा दिया तो तुम मुझे रेटिंग में 5 स्टार्स दोगी। और इसके साथ ही वो पैसेंजर से कहने लगा कि सीट बेल्ट बांध लो और ठीक से बैठ जाओ। नव की नजरें अब अपनी डेस्टिनेशन पर थी और वहाँ तक पहुँचने के लिए उसे कोई भी चीज नहीं रोक सकती थी, लेकिन वो नहीं जानता था कि इतनी स्पीड से जाते हुए वो एक कार रेस का हिस्सा बन चुका है। जबकि रेसिंग कार्स के बीच में एक टैक्सी को देखकर मैनेजर को काफी अजीब लगा और वो कहने लगा कि क्या हमारी रेस का हिस्सा एक टैक्सी भी बन चुकी है, क्या ये हमारी कंपनी की इंसल्ट नहीं? लेकिन खैर जो भी हो, जितनी अच्छी क्वालिटी की कार्स बाकी ड्राइवर्स के पास है मुझे नहीं लगता कि ये टैक्सी उनका कुछ बिगाड़ सकेगी। जबकि दूसरी तरफ माय और लू के बीच में जबरदस्त कंपटीशन चल रहा था और दोनों ही एक दूसरे को टफ टाइम दे रहे थे अपनी ड्राइविंग में। मगर नव नहीं जानता था कि वो इस कार रेस में 5th पोजीशन पर मौजूद है और इसके साथ ही वो 2 मजीद गाड़ियों को सरपास करते हुए तीसरी पोजीशन पर आ चुका था। लेकिन जो बात मैनेजर को सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी वो ये थी कि नव की स्पीड अब भी पहले से ज्यादा बढ़ती जा रही थी और बिलाखिर वो 1st पोजीशन पर आकर इस रेस को जीत चुका था। और इसी बात ने न सिर्फ मैनेजर बल्कि सभी ऑडियंस को काफी शॉक कर दिया था कि भला कोई एक टैक्सी के साथ इतनी सारी लग्जरी कार्स को कैसे हरा सकता है। अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद नव पैसेंजर से कहने लगा कि देखो मैंने तुम्हें 8.5 मिनट में ही पहुंचा दिया है। देखो मैंने तुम्हारा बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं किया, इसलिए मुझे 5 स्टार्स देना मत भूलना। लेकिन वो नहीं जानता था कि उसकी बहुत ज्यादा स्पीड की वजह से पैसेंजर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। अभी वो कहने लगी कि मैं तुम्हारी कंप्लेन करूंगी, तुम्हारी वजह से मेरी तबीयत खराब हो रही है। तभी वहाँ पर माया आ जाती है जो कहने लगी कि देखो जरा तुमने इसकी क्या हालत कर दी है। नव को देखकर माया खुद भी बहुत कंफ्यूज हो चुकी थी और सोचने लगी कि अगर मुझे हराया भी तो एक टैक्सी ड्राइवर नहीं है, मेरे लिए बहुत शर्म की बात है। में वहाँ पर लू के साथ टिया भी आ जाती है जो कहने लगी कि माय क्या तुम्हें अपनी अनाउंसमेंट याद है? मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तुमने हमेशा से लू के सपने देखे थे, लेकिन देखो तुम्हारी किस्मत में लिखा भी था तो क्या, एक टैक्सी ड्राइवर जिससे अब तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। मैं नवी मैदान में खो चुका था और उन सबसे कहने लगा कि यहाँ से हटो, मुझे अपनी गाड़ी निकालनी है, मुझे अपना अगला ऑर्डर भी लेना होगा। जिस पर मैं उससे पूछती है कि तुम कौन हो। नव उसे बताता है कि मैं एक एक्सप्रेस ड्राइवर हूँ, मैं यहाँ पर अपने पैसेंजर को ड्रॉप करने आया था, लेकिन अगर तुम लोगों की बहस इसी तरह जारी रही तो मुझे नहीं लगता कि मैं अपना ऑर्डर ले सकूंगा। उसके जाने की बातें सुनकर लू कहने लगा कि तुम ऐसे कैसे कहाँ जा सकते हो, तुम्हें अब इस लड़की से शादी करनी होगी। बल्कि माय मैं तुम्हें कहता हूँ कि अगर तुम अपने नाम की एक हो तो अपने लव से पीछे मत हटना। और इसके साथ ही वहाँ पर मौजूद बाकी सब लोग भी माय को उससे शादी करने के लिए प्रेशराइज करने लगे। माय को फील होता है कि नव का ड्राइविंग स्टाइल काफी फेमिलियर था। तभी वो उससे पूछने लगी कि तुमने ड्राइविंग कहाँ से सीखी, जिस पर वो बताता है कि ऑब्वियसली मैंने ड्राइविंग एक ड्राइविंग स्कूल से सीखी है। माय दोबारा से पूछने लगी कि क्या तुम कभी किसी रेस का हिस्सा बन चुके हो। तभी वो कहने लगा कि नहीं, मैंने तुम्हें बताया ना कि मैं यहाँ पर अपने पैसेंजर को ड्रॉप करने आया था। लेकिन अब माय को भी फील हो चुका था कि ये लड़का इतना ऑर्डिनरी नहीं जितना हम इसको हल्के में ले रहे हैं। तभी वो अनाउंस करती है कि ठीक है, मैं इस लड़के से शादी करने के लिए रेडी हूँ। लेकिन ये सिचुएशन नव के लिए बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं थी। तभी वो कहने लगा कि नहीं नहीं, मुझे तुम्हारे साथ शादी नहीं करनी, तुम इस तरह अपनी तरफ से कैसे अनाउंसमेंट कर सकती हो। माय उसे कहती है कि मैं तुम्हें 3 मिलियन युवान का बोनस दूंगी, लेकिन फिर भी वो कहता है कि नहीं, मैं अपनी इज्जत नहीं बेचना चाहता। जिस पर माय कहने लगी कि ठीक है, मैं तुम्हें 10 गुना रकम दूंगी। और वैसे भी हम कौन सा रियल कपल होंगे, बस थोड़ी सी एक्टिंग ही करनी होगी तुमने मेरे साथ। जिस पर वो कहने लगा कि ठीक है।
तुमने अमाउंट ही ऐसी बताई है कि मुझे कन्विंस होना ही पड़ा। उसके साथ ही माय कहने लगी कि मुझे नहीं लगता कि एक एक्सप्रेस ड्राइवर से शादी करने में कोई बुराई हो सकती है, जिस पर टिया उसे कहने लगी कि देखो ले देकर तुम्हारे पास एक यही ऑप्शन बचा। इसके जवाब में माय कहने लगी कि कम से कम मुझे तुम्हारे बॉयफ्रेंड से तो ये बेटर ही लग रहा है, जिस पर टिया कहने लगी कि लू तो तुम्हारे रेस में पार्टिसिपेट भी नहीं करना चाहता था। तुम्हें तो पता है इसके लिए उसे फोर्स किया गया, वरना इस तरह के रेसेस को तो वो घास भी नहीं डालता। तभी लू कहने लगा कि पता नहीं ये लोग कहाँ से मुंह उठाकर आ जाते हैं। लू की ये बात नर्व से भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तभी वो कहने लगा कि देखो तुम इतने बड़े आदमी हो, अगर तुम हार गए हो तो अपनी हार मान क्यों नहीं लेते। हार का लफ्ज सुनते ही लू का तो जैसे खून ही उबलने लगा। तभी वो नर्व से कहता है कि तुम एक लूजर हो, तुम अपने पैसेंजर को यहाँ पर ठीक से पहुँचा नहीं सके और मेरे सामने बातें करने लगे हो। लेकिन आग बगोला होने की बजाय नर्व कहने लगा कि हाँ मैं एक लूजर ही हूँ, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, मैं तुम्हारा दिया हुआ टाइटल बखुशी एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ। नर्व के इस रिएक्शन ने जहाँ लू और टिया को बेजवाब कर दिया था, वहीं माय कहने लगी कि ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, मैं तो कहती हूँ कि इसको चैलेंज करो, तुम देखना एक दफा फिर तुमसे हार जाएगा। लेकिन नर्व को किसी किस्म के चैलेंज में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैं उसे कहने लगी कि अगर तुम इस कंपटीशन को जीत जाते हो तो मैं तुम्हें 50,000 युवान दूंगी। लेकिन नर्व कहने लगा कि मुझे इसमें भी इंटरेस्ट नहीं, इनफैक्ट मुझे तुम में भी कोई इंटरेस्ट नहीं। और इसके साथ ही नर्व वहाँ से चला गया। उसके इस रिएक्शन ने माय को न सिर्फ हैरान बल्कि काफी परेशान भी कर दिया था। मूवी आगे बढ़ती है तो हम माय को देखते हैं जो कि इस वक्त अपने ऑफिस में मौजूद थी और उसकी असिस्टेंट उसको काफी तेजी से अपडेट्स दे रही थी। तभी मैं उसे पूछने लगी कि तुम आज इतनी जल्दी में क्यों हो, जिसके जवाब में असिस्टेंट उसे कहती है कि एक्चुअली मुझे चेयरपर्सन ने आपके पास भेजा है, वो काफी गुस्से में थे और उन्होंने कहा है कि आप जल्दी से किसी ब्लाइंड डेट पर चली जाएं, क्योंकि अगर आप ब्लाइंड डेट पर ना गई तो वो आपको कंपनी के सारे पोजीशन से हटा देंगे। उन्होंने आपके लिए बहुत अच्छे ऑप्शंस भी भेजे हैं, उनमें से कुछ एथलीट्स हैं जबकि बाकी हमारे शेयर होल्डर्स के बेटे हैं, आप उनमें से जिसको चाहे पसंद कर सकती हैं। लेकिन इतने अच्छे ऑप्शंस को देखने के बाद माय कहने लगी कि मुझे एक टैक्सी ड्राइवर के साथ डेट पर जाना है और ये सुनते ही उसके असिस्टेंट कहने लगी कि ये आप कैसी बातें करने लगी हैं। जबकि दूसरी तरफ हम नव को देखते हैं जिसकी सिस्टर हुसिंग उसके पास आकर उससे पूछने लगी, मैंने सुना है कि आपने एक और रेस जीती है, क्या आपने डैड से प्रॉमिस नहीं किया था कि आप कभी भी रेस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे? जिसके जवाब में नव कहने लगा कि वो सब कुछ अचानक से हुआ था, मैं वहाँ पर रेस जीतने के लिए नहीं गया था और न ही वो रेस जीतने का मुझे कोई फायदा हुआ। हुसिंग उससे कहने लगी, मैंने सुना है कि आपको कंपनी की ऑनर ने प्रपोज भी किया है, तो फिर आप कब उससे शादी कर रहे हैं? जिस पर वो कहने लगा कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है और वैसे भी तुम तो जानती ही हो कि मैं लड़कियों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेता। खैर तुम ये बताओ कि डैड की क्या सिचुएशन चल रही है, उनकी तबीयत अब कैसी है, क्या वो अपनी मेडिसिन टाइम पर लेते हैं और हाँ उनकी केमोथेरेपी का क्या बना? जिस पर हुसिंग कहने लगी कि हाँ सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा है, आपको उनके लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं उनकी सारी चीजों पर नजर रख रही हूँ। तभी हुसिंग को हॉस्पिटल से कॉल आती है। कॉल सुनते ही हुसिंग काफी परेशान हो चुकी थी, जिस पर नव उससे पूछता है कि क्या हुआ, तो वो स्पीकर ऑन कर दी है। एक्चुअली वो कॉल हॉस्पिटल से आई थी जिसमें हुसिंग को बताया जा रहा था कि आपके डैड की सर्जरी करनी पड़ेगी, जिसके लिए 2 से 3 लाख युवान चाहिए होंगे और अगर इसमें आईसीयू का बिल ऐड किया जाए तो 5 लाख युवान बनते हैं, आपको किसी भी तरह ये रकम अरेंज करनी होगी। जिस पर हुसिंग कहने लगी कि ठीक है मैं कुछ करती हूँ। ये सब सुनने के बाद नव उसे कहने लगा कि तुम डैड के पास जाओ, उन्हें तुम्हारी जरूरत होगी और अमाउंट की टेंशन तुम मत लेना, मैं कुछ भी करके अरेंज कर लूंगा। लेकिन हुसिंग भी उसको बहुत अच्छे से जानती थी। तभी उससे कहने लगी कि अगर आप दोबारा से रेस में पार्टिसिपेट करने का सोच रहे हैं तो मैं बता दूं कि डैड आपको इसकी परमिशन नहीं देने वाले। लेकिन वो नव भी क्या जो पीछे हट जाए। तभी उससे कहने लगा कि मेरे लिए अपनी परमिशन ही काफी है। अगले सीन में हम माय को देखते हैं जिसके कहने पर उसके असिस्टेंट ने नव की सारी इन्फॉर्मेशन उसके सामने ला रखी थी और उससे कहने लगी कि टैक्सी ड्राइविंग के अलावा ये एक साइड बिजनेस भी करता है। लेकिन इस सब के बावजूद भी वो एक काफी एवरेज इंसान है और मुझे नहीं लगता कि वो आपको डिजर्व करता है, इसलिए अच्छा होगा कि आप उसको भूल जाएं। माय कहने लगी, मुझे ऐसे फील हो रहा है जैसे सिल्वर कार रेस का विनर भी नव ही था, इसका ड्राइविंग स्टाइल बिल्कुल सेम है। जिस पर असिस्टेंट कहने लगी, मुझे लगता है कि आप ओवरथिंक कर रही हैं। सीन शिफ्ट होता है तो हम माय को देखते हैं जो कि अपनी असिस्टेंट के साथ मौजूद थी, जबकि दूसरी तरफ लू भी टिया के साथ वहीं पर मौजूद था और एक्चुअली वो सब नव का वेट कर रहे थे। इतने में नव भी वहीं पर पहुंच चुका था, जिसको आधा देखकर लू कहने लगा, मुझे लगता है कि आज मैं तुम्हें तुम्हारा मजा चखाने के लिए रेडी हूँ। नव लू की गाड़ी की तरफ देखते हुए कहने लगा कि क्या तुम इस गाड़ी में मेरे साथ रेस लगाना चाहते हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये सब अनफेयर है? जिस पर लू कहने लगा कि अब रोने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अपने कॉम्पिटिटर्स के लिए मेरी डिक्शनरी में अनफेयर का कोई वर्ड नहीं। और इसके जवाब में नव उसे कहने लगा कि ये मैं अपने लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए यूज कर रहा हूँ। तुम एक नई गाड़ी में मेरे साथ रेस लगाने लगे हो और मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि तुम्हारा ये एक्सपीरियंस काफी पैथेटिक रहने वाला है। जिस पर लू कहने लगा, मुझे नहीं लगता कि मुझे तुमसे कुछ भी सीखने की जरूरत है। नव की ये बातें माय को एक दफा फिर फ्लैशबैक में ले जाती है, जहाँ पर वो अपनी असिस्टेंट के साथ डिस्कस कर रही थी कि मुझे सिल्वर कार रेस अब भी अच्छे से याद है, तब मेरी 2nd पोजीशन आई थी। जो लड़का फर्स्ट आया था
मैंने उसकी शक्ल तो नहीं देखी थी, लेकिन उसकी ड्राइविंग स्किल्स की वजह से मैंने उसको एक्सपर्ट का नाम दिया था। क्या तुम जानती हो, मैं सेकंड भी उसी की वजह से आई थी, क्योंकि ड्राइविंग को लेकर उसने मुझे बहुत ज्यादा गाइड किया था और मुझे बहुत अच्छी अच्छी टिप्स भी दी थी, जिसकी वजह से मैं सेकंड आने में कामयाब रही। लेकिन असिस्टेंट अब भी कन्विंस नहीं हुई थी और कहने लगी कि देखे, सिल्वर कार रेस के विनर का प्राइस 1 मिलियन युआन था, तो भला इस तरह का विनर कैसे एक टैक्सी ड्राइवर हो सकता है। डिस्कशन मजीद आगे बढ़ती तभी माइक को नव की कॉल आती है, जो उससे कह रहा था, तुमने मुझे कहा था कि अगर मैंने लूसी कंपटीशन को जीत लिया तो मेरा प्राइस 5 मिलियन युआन होगा, तो ठीक है, मैं इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। वापस आते हैं प्रेजेंट की तरफ, जहाँ अब रेस स्टार्ट होने वाली थी। माई ने भी नव को ज्वाइन कर लिया था और उससे पूछ रही थी कि क्या तुम्हें मेरा इस तरह गाड़ी में बैठना बुरा तो नहीं लगा, जिसके जवाब में नव उसे कहता है, तुम अच्छे से जानती हो कि मैं इस तरह की बातों को माइंड करना अफोर्ड नहीं कर सकता। और तभी लू नव से कहता है कि तुम अपनी मौत के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि आज मुझे किसी भी कीमत पर तुम्हें हराना है। एक्चुअली टिया ने लू से कहा था कि तुम्हें कुछ भी करके नव को हराना है, ताकि माई उस टैक्सी ड्राइवर से शादी करने पर मजबूर हो जाए। इसके साथ ही वो दोनों अपनी अपनी गाड़ियों को रेस देने लगे। तभी माई को रियलाइज होता है कि नव की गाड़ी काफी पुरानी और आउटडेटेड है, इसीलिए वो कहने लगी, मुझे नहीं लगता कि इस गाड़ी में तुम रेस जीत सकते हो। इसके जवाब में नव उसे कहता है कि इसका इंजन काफी पावरफुल है, तुम परेशान मत हो। लेकिन कहीं न कहीं माई की बात बिल्कुल ठीक थी। गाड़ी की बिगड़ती सूरत हाल को देखकर वो पैनिक क्रिएट करने लगी और कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि रेस इस तरह की गाड़ियों से जीती जाती है। रेस जीतने की सबसे पहली रिक्वायरमेंट ही एक स्पोर्ट्स कार है। तुम इस तरह की गाड़ियों में रेस लगाकर अपनी और मेरी जिंदगी को खतरे में डाल रहे हो, प्लीज गाड़ी रोको। लेकिन वो नहीं जानती थी कि उसकी बातें नव को फ्लैशबैक में उसकी मॉम के पास ले गई हैं, जो उसको डांटते हुए कह रही थी कि तुमने खुद को कहाँ फंसा लिया है। पता नहीं कौन सा मनहूस दिन था जो ये रेसिंग का शौक तुम्हारे सर चढ़ गया। क्या तुम नहीं जानते कि इस तरह के शौक हम गरीबों के लिए नहीं होते। अब मैं तुम्हें रेस लगाने की परमिशन बिल्कुल भी नहीं दे रही, और अगर तुम ऐसा करना चाहते हो तो तुम्हें मेरी लाश पर से गुजरना होगा। प्लीज ये सब छोड़ दो। और अपनी जात के साथ जंग में मसरूफ नव भूल चुका था कि वो इस वक्त ड्राइविंग कर रहा है, तभी उसका एक्सीडेंट होते होते बचा। यही वजह है कि नव अपनी रेस हार चुका था, और भला इससे ज्यादा लू को क्या चाहिए था। गाड़ी रुकने पर मायो से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, तो वो कहने लगा कि तुम गाड़ी से उतर जाओ। तभी मैं उसे दोबारा कहने लगी, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी तबीयत ठीक है। लेकिन नव चिल्लाते हुए उसे गाड़ी से नीचे उतरने के लिए कहता है, और उसके उतरते ही वो गाड़ी वहाँ से भगा चुका था। नव के इस एटीट्यूड को देखते लू का मैनेजर उससे पूछने लगा कि इस लड़के का मसला क्या है, जिस पर लू कहने लगा कि कुछ नहीं, बस थोड़ा गरूर है इसमें। इसके जवाब में उसका मैनेजर उसे बताता है कि एक्चुअली मेरा एक फ्रेंड था, इसकी ड्राइविंग स्किल्स बिल्कुल उसी की तरह है। आगे बढ़ती है तो हम हुसिंग को देखते हैं, जो कि इस वक्त अपने काम में बिजी थी। तभी उससे मिलने के लिए माई आती है, लेकिन हुसिंग माई को देखते ही पहचान चुकी थी और उससे कहने लगी, मैंने कितनी मुश्किलों से अपने भाई को रेसिंग से दूर रखा, लेकिन तुम उसे दोबारा से रेस में इन्वॉल्व करना चाहती हो। मैंने ये भी सुना है कि तुम उसे पसंद करती हो। जिस पर वो कहने लगी कि हाँ, मैं तुम्हारे भाई को बहुत ज्यादा एडमायर करती हूँ और मैं ये भी चाहती हूँ कि वो मेरी टीम को ज्वाइन करे। और उसकी यही बात हुसिंग को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। तभी वो कहने लगी, तुम जानती हो कि मेरी फैमिली ने हमेशा मेरे भाई को रेसिंग से दूर रखने के लिए कितनी एफर्ट्स की हैं, लेकिन अब तुम्हें लगता है कि तुम थोड़ी सी अमाउंट सिखाकर उसकी जिंदगी को दोबारा से खतरे में डाल सकती हो। मैं तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने दूंगी। लेकिन माई भी उसको आहिस्ता आहिस्ता बातों में लेने लगी और उससे पूछती है कि सिल्वर कार रेस का विनर तुम्हारा भाई ही था ना। तभी हुसिंग पूछती है कि ये तुम्हें किसने बताया। माई जान चुकी थी कि हुसिंग से किसी भी सीक्रेट को निकालना आसान है। तभी वो उसे कहने लगी कि ये बात मुझे तुम्हारे भाई ने बताई थी, इनफैक्ट वो बहुत जल्दी मुझसे शादी करने वाला है। और मन ही मन में कहने लगी, हुसिंग प्लीज मुझे माफ कर दो, लेकिन तुमसे सच उगलवाने के लिए तुम्हारे साथ झूठ बोलना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। अभी हुसिंग उसे कहने लगी कि हाँ, वो कार रेस मेरे भाई ने ही जीती थी। एक्चुअली उन दिनों हमें पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी, लेकिन उसके बाद से मेरे भाई ने डैड से वादा किया था कि वो कभी भी रेसिंग में खुद को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, और वो अब तक अपने वादे पर कायम थे। लेकिन फिर तुम उनकी लाइफ में आ गई। माई उससे पूछने लगी कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि तुम लोग उसको रेसिंग से रोकते हो। जिस पर हुसिंग कहने लगी कि एक्चुअली वो मेरे अंकल का बेटा है, मेरा सगा भाई नहीं है। तुम्हें ये बातें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आज नहीं तो कल वो तुमसे शादी कर लेंगे और फिर ये सारी बातें वो तुम्हें खुद ही बता देंगे, इसलिए तुमसे छुपाने का कोई फायदा नहीं। हाँ, तो मैं तुम्हें बता रही थी कि वो मेरा सगा भाई नहीं बल्कि मेरे अंकल का बेटा है। उसके फादर भी बिल्कुल उसी की तरह थे। मेरे अंकल बहुत ज्यादा टैलेंटेड थे और एक बहुत जबरदस्त रेसर थे, लेकिन एक एक्सीडेंट में उनकी जान चली गई। यही सदमा उनकी वाइफ से बर्दाश्त न हुआ तो उन्होंने सुसाइड कर ली। तब से मेरे डैड ने नाव को पाला है और उन्होंने नाव को बहुत सख्ती से मना किया है कि वो कभी भी खुद को रेसिंग में इन्वॉल्व नहीं करेगा, क्योंकि डैड नहीं चाहते कि उसकी जिंदगी भी खतरे में पड़ जाए। बात मजीद आगे बढ़ती तभी माई को कॉल आती है। कॉल अटेंड करने के लिए वो जरा साइड पर आई, तभी उसको सामने से आता हुआ नाव नजर आया। तो उसके पास आकर उससे पूछने लगा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या मैंने तुम्हें नहीं बता दिया था कि मुझे तुम्हारी टीम को ज्वाइन करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। माई सीधे उससे पूछने लगी कि सिल्वर कार रेस तुम्ही ने जीती थी ना। जिस पर वो कहने लगा कि ये बात तुम्हें किसने
बताए। माया उसे कहती है कि ये बात मुझे हुसिंग ने बताई थी, जिस पर नव सोचने लगा कि इस लड़की के पेट में कोई बात नहीं ठीक थी। तभी वो माया से कहने लगा, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूँ कि मुझे रेसिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं। वो कार रेस भी मैंने सिर्फ इसीलिए ज्वाइन की थी क्योंकि मुझे पैसों की जरूरत थी। जिस पर माया उसे कहती है कि मैं जानती हूँ तुम्हें अब भी पैसों की जरूरत है, अगर तुम चाहो तो तुम्हारी जरूरत को मैं पूरा कर सकती हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। और ये सुनते ही नव कहने लगा, मुझे तुमसे शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसके साथ ही नव उसे कहता है कि क्या तुम मुझे थोड़ी सी अमाउंट दे सकती हो, मेरे पास जैसे ही पैसे आएंगे मैं तुम्हें तुम्हारी रकम वापस कर दूंगा। लेकिन माया भी अपनी बात पर टिक चुकी थी और कहने लगी कि पैसों के लिए तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी, और वो भी सिर्फ 1 साल के लिए। 1 साल खत्म होते ही हमारी शादी खत्म हो जाएगी। करते क्या ना करते पैसों का सुनते ही नव भी शादी के लिए रेडी हो चुका था। नेक्स्ट सीन में वो दोनों मैरिज सर्टिफिकेट हासिल कर चुके थे और उसके बाद माया नव को ड्रॉप करने के लिए आते हुए उससे कहने लगी, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे डैड की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर बिना सर्जरी के ही उनकी तबीयत ठीक हो जाए तो ये ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ मुझे पता है कि ये मुश्किल है लेकिन ये पॉसिबल है। उसके लिए हमें कुछ वैक्सीन खरीदना होंगी। हाँ वो बहुत ज्यादा महंगी है लेकिन उनका क्योर रेट बहुत जबरदस्त है और उसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत कम है, लेकिन खैर मैं उसका पता करवा लूंगी। फिलहाल तुम ये कार्ड अपने पास रखो, इसमें 5 मिलियन युवान मौजूद है जो तुम इस्तेमाल कर सकते हो। नव कार्ड लेते हुए उसे थैंक्स कहता है और उसे कहने लगा कि जब मेरे पास पैसे आए तो मैं सबसे पहले तुम्हारे ये पैसे वापस करूंगा। मूवी आगे बढ़ती है तो हम हुसिंग को देखते हैं जो कि इस वक्त अपने शोरूम में मौजूद थी। तभी उसके पास एक आदमी आता है जिसको देखते हुए हुसिंग पूछने लगी कि क्या तुम्हें गाड़ी चाहिए, अगर तो ऐसा है तो तुम मुझे बता दो कि तुम्हें कौन सा मॉडल चाहिए। लेकिन वो आदमी हुसिंग को हैरास करते हुए कहने लगा कि मुझे तुम चाहिए हो, और इतने में वहाँ पर नव आ जाता है जो उस आदमी से कहने लगा कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब है, मेरे शोरूम में खड़े होकर मेरी ही सिस्टर को हैरास कर रहे हो। इस पर वो आदमी कहने लगा कि मुझे तुम्हारी शोरूम में और तुम्हारी सिस्टर में कोई इंटरेस्ट नहीं, मैं यहाँ पर तुमसे मिलने आया हूँ। मिस्टर वैंग कहने लगा, मुझे पता चला है कि तुमने कार रेसिंग में मिस्टर लू को हराया है, अब जब तक मैं तुम्हें न हरा दूं मेरे दिल को सुकून नहीं मिलने वाला। लेकिन नव का तो जैसे कार रेसिंग से दिल ही बेजार हो चुका था। तभी उससे कहने लगा कि मुझे कार रेसिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं और न ही तुम्हारे चैलेंज में, यहाँ से चले जाओ। लेकिन मिस्टर वैंग तो जैसे अपने घर से फैसला करके आया था। तभी कहने लगा कि अगर तुमने मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट न किया तो मैं तुम्हारे इस शोरूम को स्मैश कर दूंगा। अपने होने वाले नुकसान के लिए रिस्पॉन्सिबल तुम खुद होगे, इसलिए अच्छा होगा कि इस वक्त तुम अपना डिसीजन चेंज कर लो। लेकिन नव टस से मस होने के लिए रेडी नहीं था। मिस्टर वैंग गाड़ी का शीशा तोड़ता है तो नव लिस्ट बनाते हुए कहने लगा कि जो कुछ तुम कर रहे हो इसके लिए तुम्हें कॉम्पनसेट करना पड़ेगा, इसलिए ये मत समझना कि ये नुकसान मेरा हो रहा है। लेकिन उसकी ये बातें मिस्टर वैंग को डरा नहीं पाई थी। तभी वो एक के बाद एक चीज को तोड़ने पर लगा हुआ था। तभी वहाँ पर माया आ जाती है जो मिस्टर वैंग को रोकने लगी। तो मिस्टर वैंग उसे कहता है कि जब तक ये मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट ना कर ले मैं इसका नुकसान करता रहूंगा। इसके जवाब में माया उसे कहती है कि ठीक है, जो नुकसान तुमने किया है उसके लिए तुम्हें कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि सबके सामने नव से माफी भी मांगनी पड़ेगी। अगर तो तुम ये दोनों कंडीशंस पूरी करते हो तो फिर ये तुम्हारे साथ रेस लगाने के लिए रेडी है। नव बिल्कुल भी रेडी नहीं था। तभी वो माया से कहने लगा, ये तुम क्या कह रही हो। माया कहाँ उसको कुछ बोलने का मौका दे रही थी। तभी वैंग कहने लगा कि अगर इस सब के बावजूद भी ये रेस हार गया तो। इस पर माया कहती है कि अगर ऐसा हो गया तो मैं ये पूरा शोरूम तुम्हें दे दूंगी। मिस्टर वैंग पहले ही चैलेंज के लिए एक्साइटेड थे, अब तो और भी ज्यादा खुश हो चुके थे। जबकि नव माया से कहता है कि क्या तुम मेरे लिए डिसीजंस लेना बंद करोगी। और माया कहने लगी कि एक्चुअली मैं तुम्हें अपने साथ कहीं लेकर जाना चाहती हूँ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। और कुछ ही देर में नव माया के साथ उसके शोरूम में मौजूद था जहाँ पर एक से बढ़कर एक जबरदस्त गाड़ियाँ मौजूद थी जिनको देखते ही नव की तो जैसे आंखें चुंदी आने लगी। और माया से उन गाड़ियों के बारे में पूछता है तो वो बताने लगी, तुम शायद जानते नहीं लेकिन हमारी फैमिली का बिजनेस ही गाड़ियों का है। एक से बढ़कर एक गाड़ी को देखते हुए नव काफी कंफ्यूज हो चुका था और उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि कौन सी गाड़ी रखनी है और कौन सी नहीं। तभी उसको नजर आता है कि असिस्टेंट एक गाड़ी को कवर कर रही है। शोरूम में इस तरह से गाड़ी को कवर करना उसे बहुत अजीब लगा। तभी वो चिल्लाते हुए असिस्टेंट के पास आकर कहने लगा कि तुम क्या छुपाने की कोशिश कर रही हो। माया के कहने पर असिस्टेंट उस गाड़ी से कवर हटाती है तो उस गाड़ी को देखते ही नव काफी शॉक हो चुका था क्योंकि ये वही गाड़ी थी जो काफी अरसे तक नव यूज कर चुका था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस गाड़ी ने उसको बहुत सारे रेसेस भी जितवाई थी। कहने लगी, मैं जानती थी कि ये गाड़ी तुम्हारे मन के बहुत करीब है और तुम किसी भी तरह इस गाड़ी को वापस हासिल करना चाहते हो, इसलिए मैंने इस गाड़ी को वापस खरीद लिया। एक्चुअली मैं ये तुम्हें गिफ्ट करना चाहती थी। माया का यह जेस्चर नव को बहुत अच्छा लगा था। तभी वो उसे थैंक्स कहता है।
मैं कहने लगी मैंने बहुत मुश्किलों से इसको ट्राई किया है, सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैंने इसका टर्बो अपग्रेड कर दिया है। मुझे लगता है कि तुम्हें इसे ट्राई करना चाहिए, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। नेक्स्ट सीन में गाड़ी ड्राइव करने के बाद नव माई के पास आकर उसे कहने लगा कि इसकी अपग्रेडिंग करवाकर तुमने बहुत जबरदस्त काम किया है, अब ये गाड़ी ऑप्टिमाइज हो चुकी है। मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है। और उसके बदलते मूड को देखकर मैं उसे कहने लगी कि इस वीक में रेस होने वाली है, क्या तुम उसको ज्वाइन करना चाहोगे? जिस पर वो कहने लगा कि नहीं, मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन माई भी कहाँ पीछे हटने वाली थी। उससे कहने लगी कि देखो, इतनी जबरदस्त गाड़ी हो, तुम्हारा टैलेंट हो और मेरी टीम हो, तो ये सब कुछ बहुत जबरदस्त होने वाला है। एक्चुअली तुम्हारा इस तरह डर के पीछे हटना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हें दोबारा तुम्हारी टॉप पोजीशन दिलवाऊं। जिस पर वो कहने लगा कि मुझे ये सब बातें नहीं सुननी, इसलिए तुम चुप कर जाओ। लेकिन माई एक दफा फिर उसे कन्विंस करने की कोशिश करती है तो नव को गुस्सा आ जाता है। जिस पर माई कहने लगी, मैं जानती हूँ कि ये सब तुम्हारी पास्ट की वजह से है, लेकिन तुम उसे भूल जाओ, यही बेहतर है। और यही वो बात थी जिसने नव को गुस्सा दिला दिया। तभी वो चीखते हुए कहने लगा कि तुम्हें एक दफा बात समझ क्यों नहीं आती? दूसरों को एडवाइस देना आसान होता है, लेकिन जब खुद पर बीतती है तो तब पता चलता है कि ये सब कितना पेनफुल है। और उसके साथ ही वो वहाँ से चला गया। मूवी आगे बढ़ती है तो हम मिस्टर वैंग को देखते हैं, जो कि माई से नव के बारे में पूछ रहा था। जिस पर वो कहने लगी, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मैं उसको आने के लिए कन्विंस नहीं कर सकी। ये सुनते ही मिस्टर वैंग कहने लगी, मैं पहले से ही जानता था कि वो एक लूजर है और इसी तरह छुप कर बैठ जाएगा। मैं अपना आज का दिन इस तरह से वेस्ट नहीं करना चाहता था। तभी माई कहने लगी, आप टेंशन मत ले, आपका दिन वेस्ट नहीं होगा। अगर वो न आया तो क्या हुआ, मैं आपके साथ रेस जरूर लगाऊंगी। और ये सुनते ही वैंग कहने लगा कि ओ प्लीज, मैं लड़कियों के साथ रेसिंग नहीं करता, और वैसे भी अगर तुम हार जाओ तो रोना धोना शुरू कर दोगी। मैं उसे काफी देर कन्विंस करने की कोशिश करती रही, लेकिन उसकी एक ही बात थी कि लड़कियों के साथ रेस लगाना मेरे स्टैंडर्ड्स के खिलाफ है। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, कल नव की शक्ल देखते ही मुझे पता चल चुका था कि ये मेरे साथ रेस लगाने नहीं आएगा, क्योंकि उसके चेहरे पर ही मैंने डर देख लिया था। पर ऊपर खड़ा नव कहने लगा, मैंने कब कहा कि मैं नहीं आऊंगा, और तुम्हें क्यों लगा कि मैं तुमसे भाग जाऊंगा? क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे डरा सकते हो? वैंग उसे कहता है कि ठीक है, अगर ऐसा ही है तो नीचे आकर मर्दों की तरह मेरा मुकाबला करो। लेकिन नव की एक ही बात है कि मैं तुम्हारे साथ रेस नहीं करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता। मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आया हूँ ताकि मैं तुम्हारी और माई की रेस को मॉनिटर कर सकूँ। जिस पर वैंग कहता है, मैंने माई को पहले ही बता दिया है कि मैं लड़कियों के साथ रेस नहीं लगाता। ये सुनते ही नव कहता है, मुझे लगता है कि तुम डर रहे हो। क्या तुम्हें इस बात का डर है कि एक लड़की तुम्हें हरा देगी तो तुम्हारी क्या इज्जत रह जाएगी? अब मैं तुम्हारे चेहरे पर डर फील कर सकता हूँ। तभी वैंग कहने लगा कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? मैं एक लड़की के साथ रेस लगाने से क्यों डरने वाला हूँ भला? और वैसे भी जब मैं जानता हूँ कि मैं इसको आसानी से हरा सकता हूँ, तो फिर इसके साथ रेस लगाकर अपना टाइम जाया करने का क्या फायदा? जिस पर नव कहने लगा कि अगर तुम इतने ही कॉन्फिडेंट हो तो उसको हरा कर दिखा दो। और बिलाखिर नव वैंग को इस रेस के लिए कन्विंस कर ही चुका था। कुछ ही देर में वैंग और माई की रेस स्टार्ट हो चुकी थी, जिसे न सिर्फ नव बल्कि लू भी अपने कोच के साथ देख रहा था। जाहिर तो ऐसा लग रहा था जैसे वैंग बहुत आराम से माई को हरा देगा, और यही वो चीज थी जो लू को काफी एक्साइट कर रही थी। तभी उसका कोच उसे कहने लगा कि चीजें जिस तरह नजर आ रही हैं वैसी है नहीं। लू के पूछने पर उसका कोच उसे बताने लगा कि जिस स्पीड से वैंग जा रहा है और जिस तरह से वो टर्न ले रहा है, ये बहुत जल्द लाइन से नीचे उतर जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये लड़की इसको बहुत आराम से हरा देगी। तुम शायद माई के ड्राइविंग स्टाइल को ऑब्जर्व नहीं कर रहे, वो कुछ ऐसी स्किल्स यूज कर रही है जो सिर्फ एक्सपर्ट्स के पास होती है। और वैसे भी देखो जरा वैंग किस तरह से टर्न ले रहा है। साफ पता चल रहा है कि वो माई को लाइन से बाहर निकालना चाहता है, लेकिन शायद वो नहीं जानता कि आज सुबह ही बारिश हुई थी। तो जिस एंगल से वो टर्न ले रहा है, बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो स्लिप हो जाए। कोच की इन बातों ने लू को काफी परेशान कर दिया था। जल्द ही वो देखता है कि उनकी कही हुई बातें बिल्कुल सही है और माई रेस जीत चुकी थी। वो पूछने लगा कि ये सब आपको कैसे पता? जिस पर वो कहने लगा कि देखो, ये लड़की जिससे ड्राइविंग सीख रही है वो कोई आम टैक्सी ड्राइवर नहीं बल्कि बहुत बड़ा एक्सपर्ट है। तुम या वैन कोई भी उसको नहीं हरा सकता। इनफैक्ट मुझे खुद भी यकीन है कि मैं उससे हार जाऊंगा। अगर मैं उसको नहीं हरा सकता तो तुम लोग कैसे हरा पाओगे? और उनकी इन बातों से लू तो काफी परेशान हो चुका था और वो कहने लगा कि कोच, आपकी ये बातें मुझे डिमोरलाइज कर रही हैं। आप 7 बार चैंपियन रह चुके हैं, आप क्यों कह रहे हैं कि आप उसको नहीं हरा पाएंगे? इन्हीं सब बातों के दरमियान टिया लू से कहने लगी कि लू प्लीज कुछ भी करके उस लड़के को हरा, उसे हराना पड़ेगा। तुम जानते हो ना कि मैं क्या चाहती हूँ? मैं चाहती हूँ कि माई उससे शादी करने पर मजबूर हो जाए। लेकिन लू जो पहले ही काफी परेशान था, उसे कहने लगा कि तुम चुप करो। क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि यहाँ कितनी टेंस सिचुएशन चल रही है? सीन शिफ्ट होता है तो हम माई को देखते हैं, जो कि इस वक्त नव के साथ बैठी हुई थी। तभी वहाँ पर वैंग आ जाता है, जो उसे कहने लगा, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि तुमने मुझे हरा दिया है। माई, मुझे मानना पड़ेगा, तुम्हारी ड्राइविंग स्किल्स सच में बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो चुकी है। आखिर इसकी क्या वजह हो सकती है? तभी नव कहने लगा कि देखो, मैंने तुम्हें कहा था ना कि ये तुम कर सकती हो। तभी लू अपने कोच और टिया के साथ बाहर आ जाता है और वो कहने लगा, नव, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी टीम को ज्वाइन करो। तुमने जिस तरह से माई को गाइड किया, मैं बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो चुका हूँ। अगर तुम मेरी टीम को ज्वाइन करते हो
तो जितना नुकसान मिस्टर वैंग ने तुम्हारा किया है मैं तुम्हें उसकी 3 टाइम्स कॉम्पनसेशन दूंगा। जिस पर नव कहने लगा कि ठीक है फिर एक कॉन्ट्रैक्ट तैयार करवाओ। लेकिन लू कोई भी कॉन्ट्रैक्ट तैयार नहीं करवाना चाहता था। तभी कहने लगा कि कॉन्ट्रैक्ट की क्या जरूरत है, बस हमारे आपस के लेन देन की बात है। जिस पर माई कहने लगी कि क्या तुम चीटिंग करना चाहते हो, तुम्हें उसको हायर भी करना है लेकिन तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट भी तैयार नहीं करवाना। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम धोखे की नीयत से ये सब कर रहे हो? और इस पर टिया बोल पड़ी, माई मैंने सुना है कि तुम्हारी कंपनी भी ड्राइवर्स को हायर कर रही है। मैं जानती हूँ तुम यही चाहती हो कि नव तुम्हारी टीम को ज्वाइन करे। तभी कोच नव से उसके मास्टर का नाम पूछता है। जिस पर नव कहने लगा कि मेरा कोई मास्टर नहीं, मैं अपना मास्टर खुद हूँ। और इसके साथ ही लू से कहने लगा कि जब तुम कॉन्ट्रैक्ट तैयार करने के लिए रेडी हो जाओ तो मुझसे बात कर लेना। नेक्स्ट सीन में नव माई के साथ उसके ग्रैंडपा से मिलने के लिए पहुँच चुका था। नव को देखते ही ग्रैंडपा कहने लगे कि क्या यही वो लड़का है जिससे तुमने शादी कर ली है? तभी माई कहने लगी कि जी आपने बिल्कुल सही गैस किया है, ये मेरे हस्बैंड है और इनका नाम नव है। तभी ग्रैंडपा कहने लगे कि हाँ ये एक टैक्सी ड्राइवर है और इसका एक गैराज भी है। इसने मलेशिया में 2015 की रेस जीती थी और उसका चैंपियन था। माई एक्साइटेडली कहने लगी कि ग्रैंडपा आपके पास तो इसकी सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है, आपने तो मुझे इम्प्रेस ही कर दिया। जिस पर ग्रैंडपा कहने लगे लेकिन तुमने मुझे एम्बैरेस कर दिया है इस तरह की लड़की से शादी करके। क्या तुम्हें जरा भी आइडिया है कि इसकी सिचुएशन कितनी डाउन चल रही है? पूरे चाइना में तुम्हें शादी करने के लिए बस एक ही टैक्सी ड्राइवर ही मिला था। इस पर मैं अपनी चॉइस को डिफेंड करते हुए कहने लगी ग्रैंडपा जैसे आपको लग रहा है वैसा कुछ भी नहीं है, आप शायद जानते नहीं लेकिन नव ने सिल्वर कार रेस भी जीती थी। तभी ग्रैंडपा कहने लगे कि हाँ इसने कुछ रेसें क्या जीती, तुमने उसे शादी करने का ही फैसला कर लिया। तुम ये भी याद रखोगे ये आजकल कुछ भी नहीं करता। इसके साथ ही ग्रैंडपा नव से कहने लगे लड़के मैं तुमसे पूछता हूँ मेरी बेटी को छोड़ने की तुम कितनी रकम लोगे? और ये बात तो नव को बहुत अच्छी लगी थी लेकिन वो कुछ कहता इससे पहले ही माई कहने लगी कि हमारे प्यार को कोई नहीं खरीद सकता। और ना चाहते हुए भी नव को ग्रैंडपा की डील को रिजेक्ट करते हुए माई के साथ वहाँ से जाना पड़ा। बाहर आते ही माई नव को अपने साथ वहाँ पर आने के लिए थैंक्स कहती है। जिस पर नव उसे माफी मांगते हुए कहने लगा कि मुझे उस दिन तुम्हारे साथ इतनी ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए थी, प्लीज मैं गुस्से में आ गया था, मुझे माफ कर दो। लेकिन माई उसे कहती है कि मुझे तुम्हें किसी चीज के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए था, मुझे इस बात को समझ जाना चाहिए था कि तुम्हारी अपनी कोई मजबूरी हो सकती है या कोई ऐसा ट्रॉमा हो सकता है जो तुम्हें इस चीज से रोकती हो। मुझे तुम्हें तुम्हारा स्पेस देना चाहिए था, तुम्हें इस तरह किसी भी चीज के लिए फोर्स करना मैं जानती हूँ ठीक नहीं है, इसलिए प्लीज तुम मुझे माफ कर दो। तभी नव कहने लगा कि तुमने जो कुछ भी कहा था मेरे भले के लिए कहा था, मुझे इस बात को समझ जाना चाहिए था कि तुम मुझे दोबारा टॉप पर देखना चाहती हो और इसमें इतना ओवर रिएक्ट करने वाली कोई बात नहीं थी। लेकिन प्लीज अब तुम मुझे माफ कर दो, मैं दिल की गहराइयों से तुमसे माफी मांग रहा हूँ। लेकिन मैं उसे कह रही थी कि एक्चुअली गलती मेरी ही है, तुम्हें मुझे माफ करना चाहिए। और वो दोनों एक दूसरे को बार बार सॉरी बोलने लगे। इसी चक्कर में उन दोनों के सर टकरा जाते हैं। नव इस सारी सिचुएशन को अवॉइड करने की कोशिश करने लगा तो माई आगे बढ़ते हुए उसे किस कर लेती है। माई एक दफा फिर नव को वहाँ आने के लिए थैंक्स कहती है तो नव कहने लगा मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अपने ग्रैंडपा को मेरे लिए नाराज करना चाहिए। जिस पर माई कहने लगी कि वो ऐसे ही हैं, उन्होंने आज तक किसी भी डिसीजन में मेरा साथ नहीं दिया, इनफैक्ट मेरे हर फैसले को अपोज करते रहते हैं, उन्हें हमेशा से मुझसे प्रॉब्लम रहा। लेकिन इस सब के बावजूद भी वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए। लेकिन माई की ये सारी बातें भी नव को कन्विंस नहीं कर सकी थी। तभी वो कहने लगा मुझे लगता है कि अब मुझे चलना चाहिए और वहाँ से चला गया। सीन शिफ्ट होता है तो हम लू के कोच को देखते हैं जो कि इस वक्त नव के गैराज पर मौजूद था। तभी नव अपने डैड के साथ वहाँ आता है तो कोच को देखकर उसे पूछने लगा कि आप यहाँ पर क्या करने आए हैं। कोच बताता है कि मैं यहाँ अपने एक फ्रेंड से मिलने आया हूँ। जिस पर नव पूछता है कि कौन सा फ्रेंड। तभी कोच बताने लगा कि मैं अपने एक फ्रेंड से मिलने आया हूँ जिसे मिले हुए मुझे 15 साल हो चुके हैं। उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था लेकिन उसके डैड ये सारी सिचुएशन समझ चुके थे। तभी वो नव से कहने लगे कि ऊपर जाकर मेरी मेडिसिन ले आओ, मेरी मेडिसिन का टाइम हो रहा है। नव काफी कंफ्यूज था लेकिन वो ये अच्छे से जानता था कि उसके डैड उसको वहाँ से भेजना चाहते हैं। तभी ना चाहते हुए भी उसे ऊपर जाना ही पड़ा। लेकिन उसके जाने के बाद डैड कोच से कहने लगे कि तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? क्या मैंने तुम्हें नहीं कह दिया था कि तुम्हें मुझे अपनी शक्ल भी नहीं दिखानी? तुम्हें मेरी कही हुई बातें क्या भूल चुकी है? इस पर कोच कहने लगा कि देखो यार 2 दिन की जिंदगी है, अगर हम पास्ट को भूल जाए तो ये ज्यादा बेहतर होगा। और वैसे भी मैं यहाँ पर नव के सिलसिले में तुमसे मिलने आया हूँ। एक्चुअली मुझे लगता है कि तुम अपने बेटे का टैलेंट बहुत बुरी तरह से जाया कर रहे हो। वो एक बहुत ही जबरदस्त ड्राइवर है और बहुत सारी चैंपियनशिप्स जीत सकता है लेकिन तुमने उसको रोका हुआ है। जिस पर डैड को गुस्सा आ गया और वो कहने लगे कि अपने बेटे के करियर और उसके फ्यूचर के लिए मुझे तुम्हारे किसी भी मशवरे की कोई जरूरत नहीं। पहले तुम्हारे रेस के शौक ने मेरे भाई की जान ले ली और
अब तुमसे मेरा बेटा भी जिंदा बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं तुम्हें सीधे सीधे बता रहा हूँ, अगर आइंदा तुमने मेरे बेटे को रेस से रिलेट करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कोच उसे समझाने की कोशिश करता है कि देखो तुम्हारे भाई की मौत उस एक्सीडेंट की वजह से हुई है, कार रेसिंग की वजह से नहीं, और वैसे भी उसने इतनी ही जिंदगी जीनी थी जितनी उसकी किस्मत में लिखी हुई थी। मुझे लगता है कि तुम ओवर थिंक करके अपने बेटे के टैलेंट को जाया कर रहे हो, जो कि उसके साथ बहुत ज्यादा ज्यादती है। लेकिन डैड कोई भी बात सुनने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थे। लेकिन कोच भी कहाँ इतनी आसानी से पीछे हटने वाले थे। तभी कहने लगे कि देखो तुम अच्छे से जानते हो कि तुम्हारा भाई मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड था। इनफैक्ट उसकी डेथ के बाद मैं उस जगह भी गया था, सिर्फ ये कंफर्म करवाने के लिए कि कहीं उसकी मौत के पीछे किसी का हाथ तो नहीं। लेकिन ये सब नेचुरल था। और देखो उसने आखिरी वक्त में मुझे एक चीज भी दी थी जो मैं अब तुम्हारे हवाले करना चाहता हूँ। ये मेरे पास मेरे दोस्त की आखिरी निशानी थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम मुझसे ज्यादा इसके हकदार हो, क्योंकि तुम्हारा उसके साथ खून का रिश्ता था। वो भी आगे बढ़ती है तो हम माई को देखते हैं, जो अपने ऑफिस में इंटर होते हुए अपनी असिस्टेंट से पूछने लगी कि तुम जानती हो ना कि नेक्स्ट वीक नेशनल कार रेस हेल्ड की गई है, हमें किसी भी तरह इस रेस को जीतना है, और तुम अच्छे से जानती हो कि हमें इसके लिए एक्सपर्ट ड्राइवर्स की जरूरत पड़ने वाली है। तो क्या तुमने किसी ड्राइवर को रिक्रूट करने के बारे में सोचा है? असिस्टेंट बताने लगी कि मैंने 3 कैंडिडेट्स को नजर में रखा है, उनमें से जो भी आपको मुनासिब लगे आप उनको चूज कर सकती हैं। उनमें जो फर्स्ट नंबर पर है वो मलेशिया से आया है, उसकी एज 27 इयर्स है और वो अभी ही मलेशिया से चाइना आया है। उसने लास्ट ईयर मलेशिया कार रेस भी जीती थी, काफी एक्सपीरियंस्ड और एक्सपर्ट है। सेकंड नंबर पर हमारे पास एक और कैंडिडेट है जिसकी एज 29 इयर्स है, लेकिन पिछले साल एक कार रेस के दौरान ही उसको एक इंजरी आ गई थी। मुझे नहीं पता कि वो दोबारा अच्छा परफॉर्म कर पाएगा या नहीं। थर्ड नंबर पर हमारे पास एक और कैंडिडेट है जो कि काफी यंग है, लेकिन उसने आज तक कोई भी चैंपियनशिप नहीं जीती, बल्कि लास्ट टाइम वो रनर अप रहा था। अभी वो अपने करियर के स्टार्ट में है, उसके पास ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं, लेकिन वो काफी टैलेंटेड है। तभी मैं कहने लगी कि मुझे सबसे ज्यादा ये थर्ड कैंडिडेट सूटेबल लग रहा है, लेकिन तुम मेरे इनके साथ एक अपॉइंटमेंट रखो। इस पर असिस्टेंट कहने लगी कि ठीक है, मैं आज रात की ही अपॉइंटमेंट रख देती हूँ इनके साथ। नेक्स्ट सीन में हम नव को देखते हैं जो कि अपनी टैक्सी में बैठा हुआ था। तभी उसके डैड उसके पास आते हैं, जिनको देखते हुए वह कहने लगा कि डैड अगर आपको कोई बात करनी थी तो घर पर ही कर लेते। डैड कहने लगे कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ ड्राइव करो। जिस पर नव कहने लगा कि डैड क्या आप मेरे साथ कंपटीशन लगाना चाहते हैं? जिस पर वो कहने लगे कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हारी ड्राइविंग स्किल्स देखना चाहता हूँ। और कुछ ही देर में वो दोनों एक ब्रिज पर मौजूद थे। तभी डैड कहने लगे कि मैंने हमेशा अपने ऑर्डर्स तुम पर इम्पोज किए, जबकि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं मानता हूँ कि कहीं जगह पर मैं गलत था, लेकिन मेरे अपने खौफ हैं जो मुझे अपने अंदर जकड़े हुए रखते हैं। मुझे ये समझ जाना चाहिए था कि हम दोनों के बीच में जनरेशन गैप मौजूद है। नव कहने लगा कि डैड आपको इतनी एक्सप्लेनेशन देने की कोई जरूरत नहीं, मैं अच्छे से जानता हूँ कि आप मुझसे प्यार करते हैं और मुझे खोने से डरते हैं। डैड बताने लगे कि एक्चुअली कल मुझसे एक लड़की मिलने आई थी जो चाहती थी कि मैं तुम्हें कार रेस में पार्टिसिपेट करने की परमिशन दूं। उसने मुझे कन्विंस किया कि मैं बहुत बुरी तरह से तुम्हारा टैलेंट वेस्ट कर रहा हूँ, और अब मुझे भी लगता है कि मुझे ऐसा करने का कोई हक नहीं। मैं अब तक गलती पर था, लेकिन अब मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। तभी नव कहने लगा कि क्या आप मुझे परमिशन दे रहे हैं? और इसके जवाब में डैड कहते हैं कि हाँ ऐसा ही है, मैं चाहता हूँ कि तुम इस कार रेस में पार्टिसिपेट करो और अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दो। मूवी के नेक्स्ट सीन में माई अपने असिस्टेंट के ड्राइवर कैंडिडेट से मिलने के लिए क्लब पहुँचती है। तभी वो देखती है कि वहाँ पर सिर्फ 3 ड्राइवर्स नहीं बल्कि बहुत सारे लोग मौजूद हैं। अभी वो ठीक से सिचुएशन को समझ पाती तभी उसकी नजर वहाँ पर बैठे लू और टिया पर पड़ती है, जिसको देखते ही वो पूछने लगी कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? इसके जवाब में लू से कहने लगा कि ऑफ कोर्स हम भी यहाँ पर वही करने आए हैं जो तुम करने आई हो, हम भी यहाँ पर ड्राइवर्स को रिक्रूट करने आए हैं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये सब फेयर हो रहा है? माई अच्छे से समझ चुकी थी कि लू कभी भी उसका प्लान कामयाब होने नहीं देगा। तभी उसकी नजर लू के बगल में बैठे हुए अपने पुराने ड्राइवर पर पड़ती है, जिसको देखते ही वो कहने लगी कि तुम लू के साथ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें भूल गया है मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारी अमाउंट बढ़ा दूंगी? लेकिन वो कुछ कहता है इससे पहले ही लू कहने लगा कि मैं इसकी दी गई अमाउंट को डबल करके दूंगा। इनफैक्ट मैं तुम्हें ट्रिपल अमाउंट देने पर भी राजी हूँ, लेकिन तुम्हें इसकी टीम को बिल्कुल भी ज्वाइन नहीं करना। तभी ड्राइवर कहने लगा कि ऑफ कोर्स मैं तुम्हें ही सपोर्ट करूंगा। मैं फील कर चुकी थी कि वो सब एक ही टीम है और यही चीज उसको बहुत ज्यादा हेल्पलेस फील करवा रही थी। तभी वो लू से कहने लगी कि देखो तुम्हें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखानी चाहिए, लेकिन लू पर उसकी किसी बात का असर नहीं हो रहा था। तभी वो कहने लगा कि अब रोने धोने से अच्छा है कि तुम अपनी स्पिरिट्स को हाई रखो, बल्कि मुझे लगता है कि बाद में हार कर बुरा फील करने की बजाय तुम अगर अब से हार मान लो तो ज्यादा बेटर होगा। लेकिन तभी वहाँ पर नव आ जाता है जो आकर कहने लगा कि क्या तुम्हें लगता है कि मेरे होते हुए मेरी वाइफ हार मानने वाली है? और ये सुनते ही सब लोग काफी हैरान हो गए। उसे कहने लगा कि वाइफ क्या मतलब वाइफ? जिस पर टिया कहने लगी मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि ये दोनों शादी करने वाले हैं। जिस पर वो टिया को डांट कर चुप करवा देता है। नव अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहने लगा कि मेरे जीते जी ना मेरी वाइफ हार मानेगी और ना ही वो ये रेस हारेगी। और इसके जवाब में लू से कहता है मुझे लगता है कि तुम भूल चुके हो कि मेरे साथ तुम्हारा पिछला एक्सपीरियंस कितना बुरा रहा। तुम्हें शायद याद नहीं, लेकिन मैंने तुम्हें बहुत बुरी तरह से हरा दिया था।
और नव उसे कहता है कि उस दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, अगर मेरी तबीयत ठीक होती तो तुम मुझे कभी भी न हरा पाते, इनफैक्ट तुम जैसे रेसर्स को तो मैं क्लासेस देता हूँ। लेकिन नव की ये एक्सप्लेनेशन लू को लेम एक्सक्यूजेस से ज्यादा कुछ भी ना लगी। तभी वो कहने लगा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे ये बहाने मान लूंगा और तुम्हें एक टैलेंटेड और एक्सपर्ट ड्राइवर मानूंगा? तुम उस दिन भी हार गए थे और आगे भी हारते रहोगे, क्योंकि तुम जैसा डरपोक इंसान कभी मेरा सामना कर ही नहीं सकता। अपने साथ साथ तुम माई को भी डबो कर रहोगे। नव उसे कहने लगा कि माई के लिए तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, उसकी टेंशन लेने के लिए मैं यहाँ मौजूद हूँ। और जहाँ तक मेरी ड्राइविंग स्किल्स की बात है तो बहुत जल्द तुम्हारे साथ साथ पूरा चाइना देख लेगा कि मैं कितना एक्सपर्ट और एक्सपीरियंस ड्राइवर हूँ। और इसके साथ ही वो माई से कहने लगा, मुझे लगता है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, ज्यादा देर तक इस इंसान के सामने रहने से हमारी लक इफेक्ट हो सकती है। और वैसे भी मेरे होते हुए तुम्हें परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, मैं कभी भी तुम्हें हारने नहीं दूंगा। उन दोनों के वहाँ से जाने के बाद टिया लू से कहने लगी, मुझे समझ नहीं आती आखिर इन दोनों में इतनी एरोगेंस किस चीज की है। लेकिन उसको कोई जवाब देने की बजाय लू कहने लगा, मुझे ये जगह काफी ठंडी लग रही है, मुझे लगता है कि हमें अपने स्पिरिट्स को हाई करना चाहिए, आज रात में बहुत ज्यादा इंजॉयमेंट करने वाला हूँ। जबकि दूसरी तरफ बाहर आने के बाद साथ देने पर माई नव को थैंक्स कहती है, जिस पर वो कहने लगा कि वो सब मैंने सिर्फ तुम्हारा साथ देने के लिए नहीं बल्कि मैं लिटरली इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। भला इससे ज्यादा माई को क्या चाहिए था। तभी वो पूछने लगी कि क्या तुम सच कह रहे हो, जिस पर वो कहने लगा कि हाँ, मैंने डिसाइड कर लिया है, मुझे इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना होगा और इस कंपटीशन को जीतना होगा। माई काफी एक्साइटेड हो चुकी थी और वो कहने लगी, जब हम दोनों एक साथ पार्टिसिपेट करेंगे तो कोई भी हमें नहीं रोक सकता। लेकिन नव बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं था। तभी वो कहने लगा कि एक्चुअली मुझे नहीं लगता कि हम ये कर पाएंगे, बल्कि मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि मैं इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए भी एलिजिबल हूँ। तुम्हें याद है ना कि लास्ट टाइम हमारा एक्सपीरियंस कितना बुरा रहा था। एक्चुअली मैं जब भी फास्ट ड्राइविंग करता हूँ मुझे अपने डैड और अपनी मॉम याद आ जाती है और यही मेरी सारी परफॉर्मेंस को डाउन कर देता है। माई कहने लगी कि मैं तुम्हारी सिचुएशन समझ सकती हूँ, जिंदगी के जिस टफ फेज से तुम गुजरे हो वो काफी ट्रॉमेटाइजिंग है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि शायद तुम्हें पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर की शिकायत हो। और इसके साथ ही वो नव का हाथ पकड़ते हुए कहने लगी कि भले कुछ भी हो मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हारे साथ मिलकर सारी चीजें ठीक कर दूंगी, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। सीन शिफ्ट होता है तो सभी ड्राइवर्स रेस ट्रैक के इनिशियल पॉइंट पर मौजूद थे, क्योंकि थोड़ी देर में रेस स्टार्ट होना थी। तभी होस्ट बताने लगा कि आज का कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ होने वाला है, क्योंकि आज की इस रेस में बहुत सारे फॉर्मर चैंपियंस भी मौजूद है, जिनको डिफीट करना ऑब्वियसली बहुत ज्यादा टफ होने वाला है। दूसरी तरफ नव को देखकर कोच उससे मिलने आया तो उससे कहने लगा कि तुम्हारे डैड ने हमेशा हमें बहुत प्राउड फील करवाया और मैं अच्छे से जानता हूँ कि आज तुम दोबारा अपने डैड का नाम रोशन करने वाले हो। इस बात में कोई दो राय नहीं कि तुम एक बहुत टैलेंटेड इंसान हो, लेकिन तुम्हें उनकी तरह अपने टैलेंट को अच्छे से यूज करना होगा, तभी तुम अपना नाम बना पाओगे। मेरा और तुम्हारे डैड का बहुत टफ कंपटीशन होता था, लेकिन आज मैं तुम्हारे साथ कंपटीशन नहीं लगा सकता क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज्यादा सीनियर हूँ। आज के मैं तुम्हें हरा पाता तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर मौजूद सभी ड्राइवर्स को हरा दो। तभी मैं भी नव के पास आकर कहने लगी कि मैं चाहती हूँ कि आज की रेस तुम जीतो और मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम अपने सारे फियर्स को ओवरकम करोगे, क्योंकि अगर तुमने ऐसा ना किया तो ये डर सारी जिंदगी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाले। तुम्हें किसी भी तरह करके आज की रेस को जीतना होगा। अगर आज तुमने इस मौके का फायदा न उठाया तो तुम हमेशा के लिए अपने टैलेंट को खो दोगे। वापस आते हैं होस्ट की तरफ, जो अब वहाँ पर मौजूद कैंडिडेट्स को इंट्रोड्यूस करवा रहा था और इसके साथ ही वो लू से पूछने लगा कि आपके बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है, आपको क्या लगता है कि आज कौन जीतेगा। इस पर लू कहने लगा कि सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि यहाँ पर मौजूद सभी लोगों को यही लगता है कि मुझसे कोई भी नहीं जीत सकता। अगर किसी ने मुझे हरा दिया तो मैं उसको मान लूँ, क्योंकि मुझे हराना बहुत ज्यादा मुश्किल है। स्पेशली इस रेस के पीछे मेरे बहुत बड़े पीरियड की प्रैक्टिस है जो मुझे बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है, इसलिए मुझे हराना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। और कुछ ही देर में रेस स्टार्ट हो चुकी थी। सभी ड्राइवर्स अपने ड्राइविंग स्किल्स को यूज करने लगे, क्योंकि उन सबका एक ही सपना था कि किसी तरह इस रेस को जीता जाए। रेस के स्टार्ट में लू की गाड़ी सबसे आगे थी, सभी गाड़ियां उसको पीछे छोड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ऑब्वियसली ये बिल्कुल भी आसान नहीं था। बाकी सब ड्राइवर्स की तरह नव भी अपने ड्राइविंग स्किल्स को अच्छे से यूज कर रहा था और वो अपनी परफॉर्मेंस से अच्छा खासा सेटिस्फाइड था। माई नव के साथ कांटेक्ट में थी और वो उसे कंटिन्यूअसली मोटिवेट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रेस के क्लाइमैक्स में नव को दोबारा से अपनी मॉम की बातें याद आ जाती हैं। उन्होंने उसे कहा था कि अगर तुम मुझे अपनी माँ मानते हो तो तुम कभी भी रेस में पार्टिसिपेट नहीं करोगे। तुम अच्छे से जानते हो कि रेस ने तुमसे तुम्हारे पिता का साया छीन लिया। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उसको याद आता है कि उनकी बात ना मानने पर उन्होंने किस तरह से सुसाइड कर ली थी। अनफॉर्चुनेटली ये सारी चीजें याद आते ही नव की परफॉर्मेंस डाउन होने लगी और यही बात मैंने भी फील की।
तभी वो उससे पूछने लगी कि क्या हो गया है, क्या तुम ठीक हो? नव, तुम क्या कर रहे हो? प्लीज अपनी स्पीड बढ़ाओ, तुम जानते हो ना कि ये तुम्हारा गोल्डन चांस है। और तभी नव को दोबारा से अपने डैड की बातें याद आने लगी, जिन्होंने उसे कहा था कि हमें कभी भी खौफ को अपने दिल में जगह नहीं देनी चाहिए, क्योंकि मौत का खौफ हमें जीते जी मार देता है। हमें हमेशा अपने खौफ से लड़ना होगा। डैड की बातें याद आते ही नव की स्पिरिट हाई हो चुकी थी। अब ना वो सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस ठीक कर चुका था, बल्कि वो माई को भी टिप्स देने लगा और उसे कहता है कि तुम्हें इस लाइन से अगली लाइन पर जाना चाहिए। मैं अपनी गाड़ी पीछे छोड़ रहा हूँ ताकि तुम अपनी गाड़ी को आगे बढ़ा सको। अगर तुम ऐसा करो तो तुम आराम से लू को हरा सकती हो। इसके साथ ही नव अपनी स्पीड कम करके माई को आगे जाने के लिए कहता है, और यही वजह थी कि वो अपनी जीती हुई रेस हार चुका था। और बिलाखिर इस रेस की विनर कोई और नहीं बल्कि माई थी। नव की गाड़ी फिनिशिंग लाइन तक पहुंचती है तो होस्ट उसके पास आकर उससे पूछने लगा कि आपने एक जीती हुई रेस हारी है, आपको यकीनन बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होगा। जिसके जवाब में नव कहने लगा कि इस रेस का विनर वही है जिसे मैं चाहता था, और वैसे भी मुझे मेरे प्यार ने कहा था कि रेस जीतना या उसे हारना जरूरी नहीं होता, बल्कि जरूरी ये होता है कि हम अपने मन में मौजूद डर को ओवरकम करें। और आज मैंने वही किया। और इसके साथ ही नव माई से कहता है कि माई, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तुम्हारे लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी भी देने के लिए तैयार हूँ। तुम मेरे लिए मेरी लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। नव की ये बातें सुनकर जहाँ पर टिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आया था, वहीं पर माई के ग्रैंडपा काफी ज्यादा सेटिस्फाइड हो चुके थे और वो कहने लगे, मुझे लगता है कि अब मुझे माई की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, अब मैं सुकून से मर सकता हूँ। जबकि दूसरी तरफ नव माई को कहने लगा कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज भी है। और इसके साथ ही वो माई को प्रपोज करते हुए कहने लगा कि क्या तुम मुझसे शादी करके अपनी सारी जिंदगी मेरे साथ गुजारना चाहोगी? और इस पर माई, जो शुरू से उसे पसंद करती आई थी, हाँ कह देती है। जबकि वहाँ पर मौजूद होसिंग भी उन दोनों की खुशी को सेलिब्रेट करते हुए कह रही थी कि बिलाखिर मेरे भाई को लड़की पसंद आ ही गई। नव माई को रिंग पहनाता है और इसके साथ ही हमारी जबरदस्त सी मूवी की हैप्पी एंडिंग हो चुकी थी। लेकिन अगर यहाँ तक पहुँच चुके हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मज़ीद ऐसी जबरदस्त चाइनीज मूवीज के लिए स्टे ट्यून्ड।